Good morning, students. बेटा आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम. ओके. और जहाँ तक बात आपके चैप्टर की, तो हमने वी हैव कवर्ड योर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, अमीनो एसिड्स, then proteins, then your lipids. Okay, in this chapter near about half chapter हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है ना. अब देखो इस वीक में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए. ठीक है ना. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लस आज का जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ, वॉट एवर आई एम टीचिंग टूडे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है. चाहे आपकी जेनेटिक्स हो, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें आपके 12th स्टैंडर्ड की, तो 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस. ठीक है ना. वहां पे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर को अगर आप क्लियर करें तो. प्लस यू मान के चलिए कि जेनेटिक्स आपके अगर ये क्लियर है तो जेनेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. तो वहां का कुछ पोर्शन हम यहाँ कवर करेंगे, यही सेम पोर्शन हमारा वहां पे दोबारा रिपीट होगा. ठीक है ना. आगे बात समझ में, तो अभी अच्छे से कर लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. और यू मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर हाल में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि देखो ये दोनों जगह है, 11th में भी है और 12th में भी है. तो 101% यहाँ से यू मान के चलिए एक नहीं तो दो क्वेश्चन कई बार यहाँ से रखे हुए होते हैं. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छे से करना और बार बार प्रैक्टिस करना जो आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ ड्रॉ करवा रहे हैं. ठीक है. आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की. किसकी बात करेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स की. क्लियर. अभी तक वी हैव डन द कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज आस्क मी. ठीक है. आज का जो टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स, हम देखो क्या बात, न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. क्या है ये? दीज आर बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट कह लो या इसको आप मोनोमेरिक यूनिट कह लो. किसके लिए? ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा आपके? न्यूक्लिक एसिड में आप या तो पढ़ोगे डीएनए के बारे में या पढ़ते हैं हम आरएनए के बारे में, है ना. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो ये डीएनए और आरएनए केमिकली कैसे बने? देखो आपने सेल वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां आपने क्रोमोसोम्स पढ़े थे, है ना. आपने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, आपने क्रोमोसोम्स पढ़े, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर और बहुत सारी चीजें पढ़ी. बट हमने वहां एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्रोमोसोम्स भी तो किसी से बने हैं. केमिकल नेचर क्या है क्रोमोसोम्स का? डीएनए. तो यहाँ जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए जब हम पढ़ेंगे तो डीएनए को पढ़ने से पहले, ठीक है, डीएनए को पढ़ने से पहले उसकी मोनोमेरिक यूनिट को अच्छे से पढ़ते हैं. जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा था ना, प्रोटीन को पढ़ने से पहले अमीनो एसिड पढ़े थे. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड्स, और इन्हीं की पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड. आगे बात समझ में. अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स को समझने से पहले हमें किसको समझना है बेटा? हमें समझना है न्यूक्लियोसाइड वर्ड को. पहले न्यूक्लियोसाइड समझोगे तब आपको न्यूक्लियोटाइड्स समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक तो होता है पेंटोज शुगर. कोई भी एक पेंटोज शुगर होगी. पेंटोज शुगर आप समझते हो ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं. ठीक है. और साइक्लिक फॉर्म में होती है. तो एक तो होगी पेंटोज शुगर. ठीक है. और दूसरा क्या होगा? यहाँ पे एक अलग से कंपाउंड आज आपको पढ़ाएंगे, नाइट्रोजीनियस बेसिस. ठीक है. आज आपको करवाएंगे कि ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते क्या. तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस. ठीक है. और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में बेटा क्या होता है? एक न्यूक्लियोसाइड पे क्या लग जाता है? फोस्फेट ग्रुप लग जाता है. फोस्फेट. आगे बात समझ में. तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोटाइड बन गया. समझ में आया? ठीक है ना. अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है आपका? न्यूक्लियोसाइड तो क्या है? पेंटोज शुगर
प्लस प्लस आपका नाइट्रोजीनियस बेस, है ना, और ये क्या है आपका फॉस्फेट। क्लियर? तो पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर देखो, जैसे हम बात करें, टॉपिक आपका हेडिंग डाल लो न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? अब जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें बात करते हैं, पहले इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड डिफाइन करेंगे। पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की। ठीक है, पेंटोज शुगर। तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो पेंटोज शुगर है वो कितने टाइप की होती है। पेंटोज शुगर हमने पढ़ा है कि 2 टाइप की हो सकती है। क्लियर? पेंटोज शुगर कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। और 2 टाइप आपने कौन कौन सी पढ़ी है? तो राइबोस पढ़ी है, राइबोस शुगर पढ़ी है, और एक हमने पढ़ी है डीऑक्सीराइबोस। कैसे है अब देखो, वो चीजें आपके यहाँ काम आएंगी। देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर में 2 टाइप की देखने के लिए मिलेंगी। एक तो होती है राइबोस, ठीक है, एक तो होती है राइबोस, और एक होती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? ठीक है, राइबोस जो है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, क्योंकि आरएनए बना ही क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस कहाँ पे मिलेगा? प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। एक्चुअल में देखो होता क्या है भाई, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड लगा लो, जो भी है, न्यूक्लियोटाइड में भी तो न्यूक्लियोसाइड आ रहे हैं। अगर तो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं सभी के अंदर पेंटोज शुगर राइबोज है, तो हमारा जो पर्टिकुलर पॉलीमर बनेगा उसको क्या कहोगे? आरएनए। ठीक है, और अगर यहाँ पे पेंटोज शुगर सभी मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो क्या होगा आपका? डीएनए। आगे बात समझ में? बेटा हम बात कर रहे थे डीऑक्सीराइबोस की और राइबोस की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस आपने पढ़ा है। ठीक है ना, राइबोस का देखो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपने देखा ये पेंटोज शुगर होती है इस तरीके से। हेयर इज कार्बन नंबर 1, हेयर इज कार्बन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5 यहाँ पे होगा, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ OH, और ये OH और ये H, दिस वन इज OH, दिस वन इज H। ठीक है, तो ये आपने राइबोस का स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब देखो डीऑक्सीराइबोस में मैंने क्या बताया था कि डीऑक्सीराइबोस के अंदर सेकेंड कार्बन में, ठीक है, जो आपका राइबोस शुगर है उसमें जो सेकेंड वाला जो कार्बन है उसमें OH की बजाय क्या मिलेगा आपको? इंस्टेड ऑफ OH यू विल हैव हाइड्रोजन। ठीक है, इसीलिए तो कहा है कि एक ऑक्सीजन कम हो गया, H OH, यहाँ पे OH की जगह पे H मिलेगा। ठीक है ना, उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है CH2OH डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर के। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो आप देखो पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, राइबोस होती है, डीऑक्सीराइबोस। अगर तो आपका आगे चल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड आरएनए बन रहा है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, यानी कि आपके मोनोमर में जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? राइबोस है। ठीक है, और अगर जो है न्यूक्लिक एसिड क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब उसके मोनोमेरिक यूनिट के अंदर, उसके न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो दिस वन इज अबाउट द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजीनियस बेसिस। देखो अगर आपको समझ में आ गए तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स अच्छे समझ में आ गए तो डीएनए आरएनए को समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखिए बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते क्या है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं।
ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये हेट्रोसाइक्लिक क्या है बेटा, देखो साइक्लिक तो आपने पढ़ा है, ठीक है, आप 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो, कार्बोनेटेड कंपाउंड वाला चैप्टर आप पढ़कर आए हो, तो आपने पढ़ा है कि अगर एक पर्टिकुलर कार्बन इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में है ना, साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन इसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अगर आपको रिंग का मेंबर, रिंग के ऊपर कोई और अलग से ग्रुप नहीं लगा है, रिंग का मेंबर ही क्या हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ठीक है, या कार्बन के अलावा कोई और चीज हो जाए, ठीक है ना। जनरली नाइट्रोजन ही आता है, इसलिए नाइट्रोजन की बात कर देते हैं। बट अगर कार्बन के अलावा मेन रिंग के अंदर कोई और कंपाउंड हो, तो उस टाइप की रिंग को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनी होती है इनके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, एक तो होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन। अब क्या डिफरेंस होता है प्यूरिन और पायरिमिडिन में, देखो प्यूरिन जो होता है ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, हैविंग नाइट्रोजन एट। अब इसमें जो नाइट्रोजन आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे मिलेगा, 7th पोजीशन पे मिलेगा और 9th पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। अब एक बार बना के दिखाते हैं आपको प्यूरिन कैसा होता है। दिस वन इज 6 मेंबर्ड रिंग और इस 6 मेंबर्ड रिंग से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th है, ठीक है ना, इस पे हमें कार्बन हटा के क्या लगा देना है, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया मेन मेंबर की फॉर्म में, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ये क्या बन गया, अच्छा डबल बॉन्ड हम मेंटेन कर लेते हैं, ऐसे इधर से डबल बॉन्ड लग जाता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड मेंटेन कर लेता है। आगे बात समझ में, तो देखो इस तरीके से क्या है, ये क्या बन गया आपका प्यूरिन बना, ठीक है ना, ये क्या बना बेटा, प्यूरिन बना। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, पायरिमिडिन, ठीक है, तो पायरिमिडिन क्या होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग थी, पायरिमिडिन में 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो दिस वन इज 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, हैविंग नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। रिंग की फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई कुछ इस तरीके से। अब की बार जब नंबरिंग करेंगे बेटा हम यहाँ से करेंगे, बाई कन्वेंशन की जाती है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कहाँ से नंबरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में। बट जनरली क्या होता है कि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं हम वैसे अगर याद करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टीचर आपका चेक करता है, वो भी जनरली यही सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जब पेपर में आता है तो जो बुक्स में लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग आता है, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन लगा सकते हो, ठीक है ना। बट उसके लिए फिर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हर चीज़ को। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो नंबरिंग है, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया आपका नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे और नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन, फिर डबल बॉन्ड हम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये क्या बन गया आपका, ये हो गई आपकी हेक्सामेरिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा प्यूरिन है कौन सा पायरिमिडिन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। देखो प्यूरिन का नाम छोटा है, रिंग बड़ी है, ठीक
ठीक है, प्यूरिन का नाम छोटा है, रिंग बड़ी होगी, और पायरिमिडिन का नाम बड़ा है, रिंग छोटी होगी, ऐसे याद रखो, तो कभी कंफ्यूज नहीं। अब क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो भी फिर अलग अलग टाइप के होते हैं। प्यूरिन भी फिर दो टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक। अब इस ये तो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर लगे हुए हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप, जिसके बेस पे प्यूरिन भी क्या हो जाता है, दो टाइप का, ठीक है ना। इसके बेस पे जो प्यूरिन है, प्यूरिन भी दो टाइप का होता है बेटा। देखो, पहला होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन। आगे बात समझ में, एडेनिन को हम जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एडेनिन क्या होता है, एडेनिन का देखो, अगर आप केमिकल नेम अच्छे से याद कर लेते हो, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एडेनिन क्या होता है, 6 अमीनो प्यूरिन। देखो नाम याद करो, मैं तो यही कहूंगी, हालांकि आप कभी बहुत ही डीपली जाके पढ़ोगे तो ये चीजें मिलती हैं, ठीक है, बट एक बार अगर आपने नाम के थ्रू इसको अच्छे से याद कर लिया और लिख कर देख लिया, 3-4 बार ड्रॉ करके देख लिया, तो आप कभी मतलब भविष्य में कभी इस चीज को गलत नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, तो 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। अब 6 अमीनो प्यूरिन का मतलब क्या हुआ, ये आपकी हो गई हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, और ये आपने बना दिया इस तरीके से प्यूरिन, कंप्लीट प्यूरिन बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन आपने लगाया यहाँ पे, नाइट्रोजन लगाया आपने यहाँ पे, नाइट्रोजन लगाया आपने यहाँ पे, और नाइट्रोजन लगाया यहाँ पे। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नाम देखो, 6 अमीनो प्यूरिन तो आप बना ही चुके हो, तो यानी कि 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दो, ठीक है, 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दो, NH2, आपका बन गया क्या, एडेनिन, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस क्या बना बेटा, एडेनिन बना, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड आप इसके मेंटेन कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाए, क्लियर। तो एडेनिन बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एडेनिन के बाद ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। ग्वानिन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ग्वानिन का जो केमिकल नेम होता है, ठीक है, ग्वानिन का जो केमिकल नेम होता है दैट इज 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमीनो। अब की बार अमीनो ग्रुप कहाँ आ जाएगा, 6th पोजीशन के बजाय 2nd पोजीशन पे 6 ऑक्सोप्यूरिन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, पहले बनाओ अपनी प्यूरिन की रिंग कुछ इस तरीके से, दिस वन इज प्यूरिन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ लगा दिया नाइट्रोजन, और यहाँ लगा दिया नाइट्रोजन, क्लियर। डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, चलो डबल बॉन्ड बाद में लगा देंगे। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2nd पोजीशन पे लगा दो अमीनो ग्रुप, ठीक है, 2nd पोजीशन पे लगा दो अमीनो ग्रुप, अमीनो यानी कि NH2 ग्रुप, और उसके बाद 6th पे ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सो का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। आगे ना समझ में, ठीक है। और डबल बॉन्ड एक आपका यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन गया आपका ग्वानिन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट। आगे बात समझ में। अब देखो जो प्यूरिन होते हैं, चाहे एडेनिन हो या ग्वानिन हो, ठीक है ना, दे आर सेम इन DNA एंड RNA, मतलब या यूं भी कह सकते हैं प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA। चाहे आपका न्यूक्लिक एसिड DNA हो, चाहे आपका न्यूक्लिक एसिड RNA हो, ठीक है, दोनों के अंदर आपको एडेनिन भी देखने के लिए मिलेगा और ग्वानिन भी देखने के लिए मिलेगा। यानी मान के चलिए प्यूरिन के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं करना, सब कुछ है जैसा DNA में वैसा RNA, कोई फर्क नहीं, ठीक है। यानी कि एडेनिन इज प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA, सिमिलरली ग्वानिन इज प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA, ठीक है। बात करते हैं पायरिमिडिन। अब पायरिमिडिन में क्या होता है बेटा, देखो पायरिमिडिन के अंदर बेसिकली जैसे इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हेक्सामेरिक रिंग होती है, ठीक है ना, हेक्सामेरिक रिंग होती है, और यहाँ पे देखिए 3 टाइप के पायरिमिडिन मिलेंगे आपको। पायरिमिडिन कितने टाइप के मिलेंगे, 3 टाइप के पायरिमिडिन मिलेंगे, ठीक है। पहला होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। उसके बाद होता है यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है।
और फिर थाइमिन। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो साइटोसिन है, ठीक है, ध्यान रखना ये DNA और RNA दोनों में होगा। ठीक है, साइटोसिन कहाँ होगा? DNA में भी होगा, ठीक है, और RNA में भी होगा, ठीक है ना, एंड RNA दोनों के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो यूरेसिल है, ठीक है, ध्यान रखना यूरेसिल ओनली इन RNA। ठीक है, DNA में कभी भी आपको यूरेसिल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर यूरेसिल की जगह क्या मिलेगा? यूरेसिल की जगह पे DNA के अंदर मिलेगा थाइमिन। ठीक है, ओनली इन DNA। यू मान के चलिए DNA के अंदर आपको कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस मिलेंगे? एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थाइमिन मिलेगा। क्लियर? यानी कि चार, देखो DNA हो या RNA हो, चार ही नाइट्रोजीनियस बेस पे होते हैं, तीन तो कॉमन है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो दोनों में मिलते हैं। बच गया यूरेसिल और थाइमिन। अब यूरेसिल और थाइमिन में क्या है? अगर तो आपका न्यूक्लिक एसिड RNA है तो नाइट्रोजीनियस बेस मिलेगा यूरेसिल। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजीनियस बेस क्या है DNA है, तो यूरेसिल जहां जहां यूरेसिल है उसकी जगह जगह पे क्या बन जाएगा? थाइमिन। ठीक है, एक्चुअल में जो थाइमिन है ना वो यूरेसिल के अंदर मॉडिफिकेशन से बना। अभी डायग्राम देखते हैं। देखो साइटोसिन जो है क्या है? साइटोसिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है, नाइट्रोजन हमने लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन। तो देखो साइटोसिन का जो केमिकल नेम होता है बेटा, क्या होता है? 4 अमीनो 6 ऑक्सी पायरिमिडिन। ठीक है, क्या बताया? 4 अमीनो 6 ऑक्सो पायरिमिडिन। आ गई बात समझ में? 4 अमीनो 6 ऑक्सो पायरिमिडिन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अब इसमें आपको देखो 1 2 3 4 5 6। अब इस पे देखो लगा दो ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। 4th भी लगाओ अमीनो ग्रुप, यहाँ पे क्या लग जाएगा? अमीनो। ठीक है, और 6th पोजीशन पे, 6th नहीं आना चाहिए बेटा, यहाँ 2 आना चाहिए, सेकेंड 2। ठीक है, सेकेंड 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका? ऑक्सो। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? साइटोसिन। डबल बॉन्ड हम मेंटेन कर देंगे। डबल बॉन्ड कैसे मेंटेन करोगे? देखो डबल बॉन्ड मेंटेन करने का आपको बस वैलेंसी पता होनी चाहिए, वो वैलेंसी आपने मेंटेन कर दी। ठीक है, आगे बात देखो, यहाँ कार्बन है तो चार बॉन्ड बन गए, तो डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन का यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक ही जरूरत है, तो वो हमने फिर डबल बॉन्ड। अब बात करते हैं यूरेसिल। ठीक है बेटा, यूरेसिल का थाइमिन का डायग्राम अलग से स्ट्रक्चर में अलग से करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका इंटरमिंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यूरेसिल है वो कैसा बनेगा और थाइमिन है वो कैसा बनेगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करें यूरेसिल, ठीक है, तो यूरेसिल आपको कहाँ पे मिलेगा? यूरेसिल आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ RNA में, ओनली इन RNA। ठीक है, तो वही सेम इस तरीके से हमने बना दी क्या? पायरिमिडिन वाली रिंग। इधर थर्ड पे नाइट्रोजन लगा दिए, इधर फर्स्ट पे नाइट्रोजन लगा दिए। ठीक है, अब देखो यूरेसिल का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। ठीक है, क्या होता है? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। आगे बात समझ। ठीक है, तो अपनी नंबरिंग करो। 1, देखो नंबरिंग में गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि हमने वहां पे नंबरिंग अलग तरीके से की है, यहाँ अलग तरीके से की है। ठीक है, तो इसको लेके गड़बड़ मत करना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 2 पे और 4th पे आपने ऑक्सी ग्रुप लगाना है, सेकेंड पे ऑक्सीजन लगा दो, 4th पे ऑक्सीजन लगा दो। ये क्या बन गया? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड मेंटेन कर दो, एक ही डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया समझ में? तो ये क्या बन गया आपका? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो जो थाइमिन है वो यूरेसिल के मॉडिफिकेशन से बना है।
ठीक है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, इसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा। मतलब आरएनए में जहाँ जहाँ यूरेसिल है ना, वहाँ वहाँ डीएनए में क्या मिलेगा आपको, थाइमीन मिलेगा। ठीक है, तो जो थाइमीन है, थाइमीन के अंदर देखो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है ना, बाकी सेम है ये, ठीक है। वही यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, ठीक है ना, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये तो आपने क्या बनाया, यूरेसिल, ये तो क्या बना दिया, यूरेसिल बना दिया। अब इस पे आपने एक 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन, तो 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड करो। आगे बात समझ में। तो देखो अगर हम बात करें थाइमीन का, तो देखो थाइमीन का अगर हमें नाम देना है, कंप्लीट केमिकल नेम अगर हमें देना है, तो हम कैसे देंगे, एक तो आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दोगे, है ना, तो नाम कैसे दोगे बेटा, इसका 2,4-डाइऑक्सी 5-मिथाइल पायरिमिडिन, है ना, कैसे 2,4-डाइऑक्सी, ठीक है, 2,4-डाइऑक्सी 5-मिथाइल पायरिमिडिन, या तो ऐसे दो इसका नाम, ठीक है, या फिर कैसे देते हैं इसका नाम, या फिर कैसे दोगे, दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, हम देखो ये जो है 2,4-डाइऑक्सी पायरिमिडिन जो है, ये तो किसका नाम है, यूरेसिल का नाम है कि नहीं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने वाले को इतना लंबा नाम ना लिख के हम लिख सकते हैं 5-मिथाइल यूरेसिल, है ना। भाई यूरेसिल क्या है, 2,4-डाइऑक्सो पायरिमिडिन, तो उसकी जगह पे हम 5-मिथाइल यूरेसिल भी लिख सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मान के चलिए, मान के क्या चलिए, आया हुआ है ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है ना, एम्स के अंदर भी ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सालों से आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, लेकिन आपकी 11th में नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा है, ठीक है ना। तो देखो आप जो थाइमीन है, ठीक है, असर्शन रीजनिंग में भी आता है, असर्शन रीजनिंग में कैसे आता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में भी आ जाता है। कई बार लिखा होता है कि यूरेसिल थाइमीन की मॉडिफिकेशन से बना है, नहीं, थाइमीन यूरेसिल की मॉडिफिकेशन से बना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, देखो आरएनए जो होता है ना, जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज मोर एक्टिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। व्हाई, इसके 2 रीजन, अब 2 रीजन अच्छे से समझ लो, ठीक है, हालांकि यहाँ काम नहीं आएंगी बट आपकी 12th में काम आएंगे। पहला तो देखो, जब हमने पेंटोज शुगर बनाया था तो 2nd कार्बन पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, जब ऑक्सीजन होगा तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो राइबोस शुगर में 2nd कार्बन पे OH ग्रुप होने की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतना ही स्टेबल कम होता है, ठीक है, जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतना ही स्टेबल कम होता है। तो आरएनए स्टेबल कम होता है, रिएक्टिव ज्यादा, विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। लेकिन डीएनए की बात करें, ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होता है, 2nd कार्बन पे OH की बजाय हाइड्रोजन, तो लेस एक्टिव है, मोर स्टेबल, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो है जो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या है, एक्टिविटी को कम करने वाला ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, क्योंकि डीएनए में तो क्या मिलेगा आपको, मिथाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है, थाइमीन मिलेगा, यूरेसिल तो मिलेगा नहीं, तो मिथाइल ग्रुप ज्यादा होने की वजह से डीएनए क्या है, स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव कम है, और जो आरएनए है वो स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज्यादा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू डीएनए, या व्हाई आरएनए इज लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डीएनए, ठीक है, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगी नहीं, 12th क्लास में आएगा तब लिखवा देंगे, बट आपको पता जरूर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो 2 डिफरेंस आपको पता है, दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से याद करनी है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो ये तो बात की नाइट्रोजीनियस बेस की डिस्कशन, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, ठीक है ना, पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं और उनका नाम कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट इज बेटा न्यूक्लियोसाइड। हम देखो हमने पढ़ा कि पहले हमें न्यूक्लियोसाइड का पता होना चाहिए ना, हम न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में अभी हमने देखा इसके कंपोनेंट्स को, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा पेंटोज शुगर,
ठीक है। और एक क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रोजीनियस बेस, कोई भी एक नाइट्रोजीनियस बेस, 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस में से कोई भी एक नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है ना। तो देखो इस बेस पे कौन से टाइप का नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कौन से टाइप की शुगर, 8 टाइप के हमें क्या मिल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कैसे देखो, मान लो आपके पास पेंटोज शुगर क्या है, राइबोज, ठीक है, पेंटोज शुगर क्या है बेटा, राइबोज है, और उस पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ है। तो पहली चीज तो आपने ध्यान रखनी है, जो लिंकेज यहाँ पे बनेगी, दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो ये हमने बनाया राइबोज शुगर, ठीक है, ये हमने बना दी राइबोज शुगर। अब देखो राइबोज शुगर से जब नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है, ठीक है, जब राइबोज शुगर, यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं हम डीऑक्सीराइबोज के बीच, डीऑक्सीराइबोज पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, उससे नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, लिंकेज वही सेम रहेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कोई फर्क नहीं है। बट यहाँ पे जो आपने ध्यान में रखना है क्या कि जो है, चलो इसको अलग कर लेते हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन का कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। देखो राइबोज शुगर पे जब भी क्या लगता है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज दोनों डजंट मैटर, यहाँ पे जब भी नाइट्रोजीनियस बेस में अगर प्यूरिन आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्यूरिन ऐड कर रहे हो, एडेनिन या ग्वानिन ऐड कर रहे हो, तो ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा एडेनिन और ग्वानिन 9th पोजीशन से इससे अटैच होगा, 9th पोजीशन, ठीक है ना, किसकी, ऑफ ग्वानिन या साइटोसिन, सॉरी ग्वानिन या एडेनिन, ठीक है, और इसका फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहा मैंने, अगर हमें इस शुगर पे क्या जोड़नी है, नाइट्रोजीनियस बेस जोड़ना है, तो देखो प्यूरिन के अंदर कितने होते हैं, 9 हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर्ड रिंग होती है, तो 9th वाला जो कार्बन होगा वहां से बॉन्ड बनेगा राइबोज शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन। अब देखो एक चीज मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें तो बोल रही हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ, इसको हम पूरी देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो ये बनाया मैंने राइबोज शुगर, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि चीजें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी बन गई राइबोज शुगर, ये H, 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 और ये CH2OH, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, राइबोज शुगर बन गई। अब इस पे क्या जोड़ रहे हो आप, नाइट्रोजीनियस बेस। तो मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th वाला था, तो राइबोज शुगर का फर्स्ट, और जो नाइट्रोजीनियस बेस आप बनाओगे ना उसका 9th। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिंग को मैंने उल्टा किया। देखो उस टाइम जब स्ट्रक्चर बनाया था वो अलग तरीके का, ठीक है ना। अब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको थोड़ा सा, मतलब जो पेंटामेरिक रिंग है उसको इस साइड, तो 9th वाला। अब देखो चीज यहाँ पे, अच्छा आपने पहले नाइट्रोजन भी आपको लगाने हैं, यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो, और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन। ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, 9th वाले 9th पे जो नाइट्रोजन वहां से और आपका राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन, इस लिंकेज को हमने क्या बोला, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें सेम है, ठीक है। आरएनए की बजाय डीएनए होता, चेंज यहाँ मिलता आपको, और कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता। मेन चीज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब जो मैंने बनाया है ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बना बेटा, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, देखो जब हम नंबरिंग करते हैं या कार्बन के बारे में बताते हैं, तो देखो
यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके नाम कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके जो है नंबर जो दिया हुआ है वो कैसे है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जब हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह OH, अब सेकेंड कार्बन तो इसका भी हो सकता है, सेकेंड कार्बन इसका भी हो सकता है। तो इस चीज से के कंफ्यूजन को दूर करने का हमेशा ध्यान रखना, जो शुगर के कार्बन उसको हम नॉर्मल ना लिख के उस पर हम प्राइम लगाते हैं, ऐसे ऊपर एक निशान लगाते हैं। तो फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, ठीक है, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम। प्राइम बोल दिया यानी कि वो शुगर का, और नॉर्मल बोल रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन बोल रहे हो तो आपका कौन सा हो गया नाइट्रोजन। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो जब भी हम बोलते हैं ना तो ये बोलते हैं कि सेकेंड प्राइम कार्बन पे क्या है, अगर आपका RNA है सेकेंड प्राइम कार्बन पे OH होगा, और अगर आपका DNA है तो सेकेंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, अगर तो ये जो आपने प्यूरिन बनाया ये कैसा है, एडेनिन, और एडेनिन का हमने क्या बताया था, कैसा बताया था, जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, एडेनिन का जो केमिकल नेम बताया था वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, है ना। क्या बोलोगे, 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन, ये 6 अमीनो, ठीक है। आगे बात समझ में, और डबल बॉन्ड मेंटेन कर देंगे हम। ठीक है, कुछ इसमें आगे बात समझ में। अब देखो इसको नाम क्या देंगे, देखो न्यूक्लियोसाइड को हम कैसे नाम देंगे। देखो पहले बात करते हैं, राइबोज शुगर है आपके पास, राइबोज शुगर, उस केस में अगर आपका नाइट्रोजीनियस बेस, देखो नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 4 टाइप के है, राइबोज शुगर, और नाइट्रोजीनियस बेस क्या है आपका, एडेनिन है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, उस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे बेटा, उसको एडेनिन ना करके उसको क्या बोलोगे, एडेनोसिन, क्या बोलोगे, एडेनोसिन। आगे बात समझ में। तो देखो अगर कोई आपसे बोले एडेनोसिन, तो एडेनोसिन का मतलब क्या है, एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें राइबोज शुगर होती है, और एक जो है नाइट्रोजीनियस बेस क्या मिलेगा आपको, एडेनिन मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी कि आपके पास DNA की बात कर रहे हो, नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे हम बात करते हैं, और नीचे लिख देते हैं न्यूक्लियोसाइड, तो उस केस में क्या नाम दोगे, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस आपका एडेनिन आ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, डीऑक्सी एडेनोसिन। आगे बात समझ में, अगर राइबोज है तो एडेनोसिन, और डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। नाम में बहुत डिफरेंस है, ये एडेनिन है, ये एडेनोसिन है, ठीक है। अब ऐसे ही राइबोज शुगर है और आपके पास क्या है, एडेनिन की बजाय अब की बार क्या है, प्यूरिन कौन सी है एडेनिन के अलावा, ग्वानिन है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलोगे, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। आगे बात समझ में, ग्वानोसिन, ठीक है ना, इस तरीके से आया समझ में, एडेनिन हो गया आपका, ग्वानोसिन हो गया, ठीक है ना। अब ये तो बात थी प्यूरिन, तो ये जो मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका है, एडेनिन का, एडेनोसिन का है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, एडेनोसिन, क्योंकि इसमें क्या है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है एडेनिन, और एक राइबोज शुगर। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये कर दूं, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया डीऑक्सी एडेनोसिन, क्लियर। तो इसी तरीके से क्या है, हमने नाइट्रोजीनियस बेस जोड़ने हैं और उसके ऊपर ये लगाना है। तो ध्यान रखना, प्यूरिन में एडिशन कहाँ होती है, 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन और 1st पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर। लेकिन वहीं अगर पायरिमिडिन, ठीक है, पायरिमिडिन, तब कैसे हम ज्वाइन करें पायरिमिडिन। पायरिमिडिन के केस में देखो रिंग कैसी होती है बेटा, आपकी हेक्सामेरिक रिंग, ठीक है ना। पायरिमिडिन के केस में जो रिंग होती है वो कैसी होती है, हेक्सामेरिक रिंग होती है, ठीक है ना। वहां पे जो है कैसे अटैच होगा, वो पायरिमिडिन होता है, पायरिमिडिन के अंदर किस तरीके से अटैच होगा बेटा, जो फर्स्ट कार्बन है ना आपका, ये इस तरीके से, ये आपने हेक्सामेरिक रिंग बना दी, ठीक है,
और यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन था और आपका थर्ड कार्बन पे नाइट्रोजन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गया, अब ये पायरिमिडिन। अब पायरिमिडिन में कोई भी हो सकता है ना। तो पायरिमिडिन में देखो हमने पढ़ा कि जो है 4 अमीनो 2 सॉरी, अगर हम बात करें साइटोसिन, ठीक है, अगर हम बात करें सॉरी हाँ साइटोसिन की अगर हम बात करें तो साइटोसिन का फॉर्मूला क्या बताया था, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन, ठीक है, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन, 4 अमीनो 1 2 3 4 5 6 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन, ठीक है। आगे बात समझ, इसको ना इधर कर नंबरिंग में इस साइड कर, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, 1 2 3 इधर कर, थर्ड कार्बन इस साइड, ठीक है ना, 4 5 6, तो ये हो गया आपका 6 ऑक्सी, ठीक है, 2 ऑक्सी सॉरी 4 अमीनो, ऐसे। आगे बात समझ में, तो ये क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया। अब इस पे क्या लग गया, साइटोसिन, ठीक है ना। तो देखो अगर आपकी राइबोस शुगर है तो देखो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बन रहा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पायरिमिडिन एंड फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ राइबोस शुगर, ठीक है। तो देखो राइबोस शुगर और आपने क्या जोड़ा, साइटोसिन जोड़ा, साइटोसिन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको बोलेंगे साइटिडिन, साइटिडिन, ठीक है, नाम में डिफरेंस। और वहीं पे अगर आपकी शुगर क्या है, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीराइबोस है और आपने साइटोसिन जोड़ा, तो अब क्या बन जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडिन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपने क्या लगा देना है, डीऑक्सी वर्ड ऐड कर देना। आगे समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। अब जो मेन डिफरेंस आता है दैट इज फॉर यूरेसिल एंड थायमिन। अब देखो बेटा, अगर तो यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है, यूरेसिल में क्या बताया था, 2,4 डाइऑक्सो, है ना, अमीनो की जगह क्या लगा दिया हमने, ऐसे करके ऑक्सो। तो अब क्या है, राइबोस शुगर है तो क्या मिलेगा, राइबोस शुगर के साथ आपको क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यूरिडिन, क्या कहलाएगा, यूरिडिन कहलाएगा। आगे बात समझ में, यूरिडिन। अच्छा मुझे अब ये बताओ, अगर यहाँ पे शुगर आपकी डीऑक्सीराइबोस होगी तो क्या बोलोगे, डीऑक्सीयूरिडिन बोलोगे, डीऑक्सीयूरिडिन, सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि वहां तो यूरेसिल होगा ही नहीं, यूरेसिल की जगह क्या मिलेगा, थाइमीन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या बताया। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमारी शुगर डीऑक्सीराइबोस है तो वहां पे इस U की जगह हमें क्या मिलेगा, थाइमीन मिलेगा, U मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमिडिन बोलने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली क्या बोलोगे, उसको आप डायरेक्टली बोलोगे थाइमिडिन, ठीक है, क्या बोलोगे, थाइमिडिन, क्योंकि डीऑक्सी तो मतलब ये तो अपने आप मानने वाली बात है, डीऑक्सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे थाइमिडिन। फिर भी आपको अपनी वाली करनी है तो आप डीऑक्सी लगा सकते हो, बाकी उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बुक्स में लगा हुआ मिल ही सकता, नहीं भी मिलता, कोई जरूरी नहीं। आगे बात समझ में, तो ये क्या थी बेटा, ये थे न्यूक्लियोसाइड। तो आई थिंक आपको न्यूक्लियोसाइड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाया है, ठीक है। अब एक बार इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें न्यूक्लियोसाइड आना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली अभी पहले हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। किसकी बात करते हैं, थर्ड वन इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारा एक पेंटोस शुगर होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका कोई भी एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा, चारों में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके बाद थाइमिन या यूरेसिल में से कोई, ठीक है। और उसके बाद एक क्या जुड़ा होता है, फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, क्या जुड़ा हुआ होता है, फोस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो फोस्फेट ग्रुप ऐड होता है, किस पे ऐड होता है, पेंटोस शुगर। कैसे देखो,
मान लो ये आपका हो गया राइबोज शुगर, राइबोज पे ही बना रहे, ठीक है, ये हो गया राइबोज शुगर। यहाँ पे आपने लगा दिया कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस। नाउ कम ऑन, टेल मी व्हिच वन इज दिस लिंकेज? दिस इज ग्लाइकोसिडेट लिंकेज, ग्लाइकोसिडेट लिंकेज। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो फॉस्फेट है वो कहाँ लगेगा। देखो ये था CH2OH, CH2OH को खोल के लिखोगे तो CH2OH कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और फॉस्फेट को अगर आप खोल के देखें तो फॉस्फेट इस तरीके से होता है, ऐसे। दिस वन इज फॉस्फेट, आगे बात समझ में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बेटा फॉस्फेट और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, उसके बीच में क्या बनता है? एक ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट क्या है? इसमें फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसमें रेड से शो कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो बन गई आपकी, ये फॉस्फेट हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये क्या लग गया बेटा? इसके ऊपर क्या लगा दिया है आपने? अब फॉस्फेट लगा दिया, ठीक है ना। और जो बीच में जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बॉन्ड कौन सा है? वो बॉन्ड होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? दिस बॉन्ड इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ना, बेसिकली कहाँ बनता है? जहाँ OH होता है, ठीक है। कहाँ बनेगा? जहाँ पे OH होता है। और राइबोज शुगर के अंदर, राइबोज शुगर के अंदर OH आपको, फ्री OH आपको कहाँ मिलेंगे? या तो 5th कार्बन पे मिलेगा, या 3rd कार्बन पे मिलेगा, है ना, या फिर आपको कहाँ मिलेगा? 2nd कार्बन। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी, मतलब कि पहले फॉस्फेट ऐड होने की प्रायोरिटी कहाँ होती है? 5th प्राइम कार्बन। उसके बाद किस पे होगी? 3rd प्राइम कार्बन। और उसके बाद कहाँ होगी? 2nd प्राइम। क्या कहा मैंने? देखो ये राइबोज शुगर, इसमें OH यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्लियर? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले बॉन्ड बन चुका है। तो देखो बेसिकली क्या है कि जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है वो जनरली कहाँ, ये फॉस्फेट कहाँ अटैच करता है? फॉस्फेट को अटैच होने के लिए OH ग्रुप चाहिए, फॉस्फेट को अटैच होने के लिए OH ग्रुप चाहिए। और जो OH ग्रुप होता है वो देखो यहाँ पे फ्रीली हमें 3 जगह दिखाई दे रहा है। नो डाउट यहाँ पे भी होगा, बट वो फिर यहाँ बॉन्डिंग वगैरह बन चुकी है, स्टेरिक इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक तो 5th कार्बन पे OH था, एक 4th कार्बन पे OH था, और एक 2nd कार्बन पे OH था। तो प्रियोरिटी क्या होती है? हमेशा फॉस्फेट पहले, अगर फ्री है तो पहले 5th प्राइम कार्बन पे ऐड होता है, फिर अगर वो खाली नहीं है तो फिर 3rd प्राइम पे होता है, और फिर भी अगर खाली नहीं है तो 2nd प्राइम। हालांकि 2nd प्राइम पे नौबत नहीं आती है ऐड होने की, 3rd तक ही मेनली रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है ना। तो देखो ये बॉन्ड कैसा बना? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब जो ये बना है इसको क्या कहोगे? इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझो, क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। तो देखो लिंकेज तो आपको याद रखना, फॉस्फेट और जो है फॉस्फेट और राइबोज शुगर कौन से जुड़ते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी? राइबोज शुगर और आपकी जो है नाइट्रोजीनियस बेस कौन से लिंकेज से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडेट लिंकेज। NCERT में थोड़ा सा अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, सारे लिंकेज अलग से पैराग्राफ में किया है, बट आपको साथ साथ में करवा दें। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होता है, ग्लाइकोसिडेट लिंकेज कहाँ होता है, एस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, तो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है, इसके बेस पे भी न्यूक्लियोटाइड हमारे क्या है? कई टाइप की। 4 तो देखो सिंपल होगा अगर शुगर राइबोज है, 4 तो राइबोज शुगर के लिए होगा, और 4 डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है इनको हम कैसे नाम देते हैं, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोसाइड है उसको हम कैसे नाम देते हैं? देखो बेटा, अगर तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम ऐड करते हैं पहले राइबोज शुगर,
राइबोस शुगर, और यहाँ हमने क्या ले लिया है अपना नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड हम क्या बोल रहे हैं वो देखो। तो देखो अभी राइबोस शुगर तो हमने सेम लेनी है, नाइट्रोजीनियस बेस आपने एडेनिन ले लिया, तो ये बनेगा एडेनाइलिक एसिड, ठीक है ना, एडेनाइलिक एसिड। एसिड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, आ गई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम भी है, एक और नाम क्या है, जैसे मैंने यहाँ एडेनिन लगा दिया, तो आप यहाँ पे क्या है एडेनोसिन, इतना इतना पोर्शन तो एडेनोसिन है और उस पर एक फोस्फेट लगा हुआ है ना, तो इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, एडेनोसिन मोनोफोस्फेट। क्या बोलोगे, एडेनोसिन मोनोफोस्फेट, ठीक है। तो ये जो एडेनाइलिक एसिड है इसको हम AMP भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, AMP। ऐसी अगर राइबोस शुगर है और वहां पे एडेनिन की जगह पे क्या है आपका, एडेनिन की जगह पे मान लो साइटोसिन है, तो क्या बोलोगे, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है ना, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। और अगर वैसे हम बात करें पूरा नाम लिखने की, तो साइटोसिन मोनोफोस्फेट, है ना। ऐसी राइबोस शुगर है, ग्वानिन है, ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है, ग्वानाइलिक, GUANYLIC, ग्वानाइलिक एसिड। और वैसे अगर हम देखें तो ग्वानोसिन मोनोफोस्फेट, ठीक है ना। ग्वानोसिन क्या है आपकी, न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड पे एक फोस्फेट लगा हुआ है, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें अब यूरेसिल, तो ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड बोलोगे। अगर इस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है यूरेसिल, तो यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे UMP, ठीक है ना, UMP, यूरिडेन मोनोफोस्फेट, ठीक है। अब अगर डीऑक्सीराइबोज, मान लो आपके पास शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और वहां आपने एडेनिन जोड़ दिया, तो अब क्या बोलोगे, ठीक है ना। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर आपने ऐड जोड़ दिया है तो कुछ भी नहीं, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, सभी के आगे क्या लगा देना है, डीऑक्सी, और वैसे लिखोगे तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफोस्फेट एसिड, क्लियर, ठीक है ना। ऐसे अगर आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पे C लगा दिया है, साइटोसिन लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, G है डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है। अब U तो आएगा नहीं, U की जगह क्या मिलेगा, थाइमीन मिलेगा, तो डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, क्लियर, मैंने आपको नोट्स में लिख दिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको याद रखने। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, देखो जब ये पहला फोस्फेट जुड़ता है तो फोस्फोएस्टर पर, लेकिन अब इस फोस्फेट पे बाकी दोबारा से फोस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इसी फोस्फेट पे अगर मैं एक और फोस्फेट ऐड कर दूं, ठीक है, एक और फोस्फेट में ऐड कर दूं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम इसके ऊपर एक और फोस्फेट ऐड करते हैं, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेकंड, इसमें O भी आएगा, अब ये क्या बन गया, अब देखो एडेनोसिन, एडेनोसिन इतना इतना तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या बना आपका, एडेनोसिन बना, ठीक है। एक फोस्फेट जोड़ दिया तो क्या बना बेटा, एडेनोसिन मोनोफोस्फेट, क्या बना, मोनोफोस्फेट, ठीक है। और पहला फोस्फेट जो जुड़ता है उसको बोलते हैं अल्फा फोस्फेट, ठीक है। दूसरा फोस्फेट जो जुड़ा वो बीटा फोस्फेट, तो जब दूसरा फोस्फेट जुड़ गया अब इसको क्या बोलोगे, अब इसको बोला जाएगा एडेनोसिन, एडेनोसिन डाइफोस्फेट, एडेनोसिन डाइफोस्फेट, ADP,
ये हो गया आपका AMP, क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला जो बॉन्ड बनता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिच बॉन्ड होता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, अब वो बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ऐसे ही अगर इस पे क्या जुड़ जाए, एक और फॉस्फेट जुड़ जाए, एक और फॉस्फेट ऐसे जुड़ जाए, ठीक है, देखो समझ में आ रहा होगा आई थिंक, एक और फॉस्फेट ऐसे जुड़ जाए, गामा फॉस्फेट। ठीक है, गामा फॉस्फेट अगर और जुड़ जाए तो अब क्या बनेगा, अब की बार एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सुना है पहले कभी नाम? इसको हम बोलते हैं ATP। याद आया कुछ? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है? ATP। तो देखो जब ये दोनों बॉन्ड बनते हैं, ये वाला और ये वाला बॉन्ड जब बनता है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। आगे बात समझ में? और ये बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब सेल क्या करता है, अपनी एनर्जी बनाता है, ठीक है ना, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को इस टाइप का ATP, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना के रख लेता है। और जब भी उसको जरूरत पड़ती है एनर्जी को यूज करने, तो वो क्या करता है, वो ATP को तोड़ता है, किसमें? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फिर इसको तोड़ेगा AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हम जनरली इतना नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फॉस्फेट सेपरेट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो हमें पता होना चाहिए कि ATP क्या है। ATP क्या है? आपका एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो आपसे कोई पूछ लेना कि न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या है, पहला तो चलो ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो ये होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमरिक यूनिट्स होते हैं वो ये होते हैं, एडेनाइलिक एसिड, साइटिल। तो हमारे न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में आपको रॉ मटेरियल की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या है, कोडिंग की वजह से अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन बनती है। तो कैसे क्या होता है वो हम 12th चैप्टर में, 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट ये क्या है, रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन रॉ मटेरियल से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, एक न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA या RNA कैसे बनता है। तो देखो एक बार रिवाइज करना, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। पहली बात तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं नाम को लेकर, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 बार लिख के देखिए, आराम से चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है ना। तो आज की लेक्चर में इतना ही करते हैं। मैंने नोट्स के अंदर थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी है बेटा आपकी, तो आप अगर याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लिख कर रख लो। इस तरीके के आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, पहले जो फार्मूला यूज होता था वो भी लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा है हर एक का, एडेनोसिन का, गुआनोसिन का, इन सब का, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को अगर लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं नोट्स में सारी चीज़ें भेजूंगी, बट आपकी मर्जी है आप कितना क्या करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे नोट्स में, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे रफली लिखा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहा। वहाँ पे आपको थियोरेटिकल फॉर्म में सब कुछ अच्छे से अरेंज फॉर्म में दिखाई देगा, पढ़कर देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।